नमस्कार साथियों, देवनागरी शिक्षा हिंदी देवनागरी शिक्षा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपन 9 क्लासों की रोटेशन की बात कर रहे थे। उसमें पहले चरण में जो प्रथम क्लास थी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की प्रथम कक्षा अपन लगा चुके हैं और दूसरे टॉपिक के अंतर्गत अपन ने शामिल किया था हिंदी व्याकरण और इसकी 3 कक्षा चलेगी। तो आज जो है वो हिंदी व्याकरण की क्लास रहेगी। हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपन हिंदी भाषा क्या है, उसका ढांचा कैसा है, कोई भी भाषा को समझने के स्तर क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस हिंदी व्याकरण की 3 कक्षा चलेगी। कक्षा 2, 3, 4, यानी कि पहली कक्षा है वो अपनी हो चुकी है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में। और हिंदी व्याकरण की 3 कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा अपनी चलेगी। और व्याकरण की टोटल कुल मिलाकर के 3 कक्षा होगी। और उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास की 3 कक्षा रहेगी, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की 1 कक्षा रहेगी, और भारतीय काव्य शास्त्र की 1 कक्षा रहेगी। और ये कक्षा कंप्लीट होने के बाद में फिर अगले चरण में फिर वही आ जाएगा, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास की 1 कक्षा रहेगी। लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहे और हिंदी भाषा के अधिगम को सहज स्वाभाविक तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा। और इसी कड़ी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के बारे में बात करते हैं। तो किसी भी भाषा का अध्ययन है वो 4 स्तरों पर किया जाता है। सबसे पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट है, किसी भी भाषा का तो कोई भी भाषा हो, विश्व में कोई भी भाषा हो, अगर उसको पढ़ना है, उस भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उसको हृदयंगम करना है और मनोयोग से उस भाषा को अगर पढ़ना है, तो किसी भी कोई भी भाषा ले लो, उसका अध्ययन वो 4 स्तरों के ऊपर किया जाता है। यानी कि कोई भी भाषा के अध्ययन का जो स्तर है वो कितने हैं? 4 है। 4 पॉइंट बनते हैं और उन स्तरों के अंतर्गत अपन भाषा का अध्ययन करते हैं। चाहे कोई भी विश्व की कोई भी भाषा हो, उसका 4 स्तरों पर अपन अध्ययन करते हैं। तो 4 स्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है, पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। कोई भी भाषा का ध्वनि व्यवस्था क्या है? तो सबसे पहला जो अध्ययन का पॉइंट होता है वो ध्वनि व्यवस्था, यानी कि भाषा के अध्ययन के 4 स्तर है और उसमें पहला स्तर क्या है? ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन। और दूसरे जो स्तर है भाषा के अध्ययन के 4 स्तरों में, दूसरा स्तर है वो है शब्द व्यवस्था का अध्ययन। शब्द व्यवस्था यानी शब्द व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो ध्वनि के अंतर्गत जितनी भी ध्वनियां शामिल है वो क्या है, उसके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से लेंगे। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। भी कोई भी भाषा का अध्ययन है वो 4 स्तरों पर करना है। तो ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, शब्द व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, व्याकरणिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण की संरचना क्या है? व्याकरणिक संरचना का अध्ययन, यानी उस भाषा की व्याकरणिक संरचना कैसी है, इसका अध्ययन किया जाता है। और लिपि और वर्तनी का अध्ययन किया जाता है कि कोई भी भाषा की लिपि और वर्तनी कैसी है। तो कोई भी भाषा, विश्व की कोई भी भाषा को अगर समझना हो तो उसका अध्ययन अपन 4 स्तरों में करेंगे। ध्वनि व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, व्याकरणिक संरचना, लिपि और वर्तनी। ये अपने पूरे व्याकरण के अंतर्गत, पूरी व्याकरण इसी के आर पार घूमती है। तो कोई भी भाषा हो, उसका पूरा का पूरा भाषा का ये 4 स्तर है। इन्हीं 4 स्तरों पर भाषा को समझा जाता है। तो पहली है ध्वनि व्यवस्था, यानी कोई भी भाषा की ध्वनि व्यवस्था कैसी है। दूसरा है शब्द व्यवस्था, उस भाषा के अंतर्गत शब्द कहां से आए, शब्द व्यवस्था कैसी है, कैसे शब्दों का निर्माण हुआ, ये सब जितने भी शब्द है वो कैसे है और किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ, ये सब की सब व्यवस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शब्द व्यवस्था के अध्ययन किया जाता है। व्याकरणिक संरचना कैसी है, उस भाषा में व्याकरण के नियम क्या है, उपनियम क्या है, किस प्रकार से व्याकरण की कोटियां हैं, वो सब का सब अध्ययन किसमें किया जाता है? व्याकरणिक संरचना में किया जाता है। और लिपि और वर्तनी क्या है, उस भाषा की लिपि क्या है और उसकी वर्तनी का मानकीकरण क्या है,
वो सब किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? लिपि और वर्तनी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो चार बातें अपन समझ में आई भी। किसी भी भाषा को अगर समझना है तो चार स्तरों पर समझेंगे। पहला स्तर ध्वनि व्यवस्था, दूसरा स्तर शब्द व्यवस्था, तीसरा व्याकरणिक संरचना और चौथा है लिपि और वर्तनी क्या है। तो ये बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब अगर अपन अलग अलग पॉइंट के बारे में लेते हैं कि ध्वनि व्यवस्था क्या है, तो बात करते हैं ध्वनि व्यवस्था की। तो ध्वनि व्यवस्था की बात करते हैं तो भाषा, कोई भी भाषा के चार स्तरों पर अध्ययन किया जाता है। और अब सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि व्यवस्था की। तो हिंदी की ध्वनि व्यवस्था क्या है? ध्वनि व्यवस्था, तो हिंदी के अंतर्गत ध्वनि की व्यवस्था क्या है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ध्वनि व्यवस्था क्या है कि हिंदी भाषा में 59 प्रकार की ध्वनियां पाई जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? हिंदी भाषा में 59 ध्वनियां, हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी ध्वनियां है? 59 ध्वनियां स्वीकार है। 59 ध्वनियां स्वीकार है। मूल पॉइंट अपने कौन से बनते हैं कि भाषा के अध्ययन के चार स्तर है। ध्वनि व्यवस्था हो गई, शब्द व्यवस्था हो गई, व्याकरणिक संरचना हो गई, लिपि और वर्तनी हो गई, और चौथा पॉइंट हिंदी भाषा के अंतर्गत कितनी ध्वनियां है। ये बात भाषा गद और पद के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी गद है उसको याद रखना बहुत कठिन होता है। और हिंदी साहित्य और हिंदी जो गद है उसके अंतर्गत अपने को गद की परिभाषाओं को याद नहीं रखना है। ये सबसे अच्छी बात इस भाषा की यह है कि इसको अपने को याद नहीं रखना है कि भी क्या है, मूल बिंदु को पकड़ना है। शब्द की संरचना किस प्रकार की है उसके बारे में अपने को नहीं जाना है। मूल बिंदु क्या है? भाषा के अध्ययन के चार स्तर है, ये मुख्य बात होगी। चार स्तरों में कौन कौन से है? शब्द व्यवस्था और ध्वनि व्यवस्था और व्याकरणिक संरचना और लिपि और वर्तनी होगी। इतने शब्द ही मुख्य रूप से याद रखनी है। और हिंदी भाषा में कितनी ध्वनियां हैं? 59 ध्वनियां हिंदी भाषा के अंतर्गत मानी जाती है। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट इसके अंतर्गत क्या बनता है? ध्वनि की दृष्टि से, ध्वनियों की दृष्टि से हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में एक है। विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं और ध्वनि की दृष्टि से जो समृद्ध भाषाएं हैं विश्व की, उनमें हिंदी एक विश्व की टॉप भाषाओं के अंतर्गत शामिल है ध्वनि की दृष्टि से। क्योंकि इसमें कितनी ध्वनियां हैं? 59 ध्वनियां है, यानी कि 59 ध्वनियां शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ध्वनियों की दृष्टि से विचार किया जाए तो हिंदी क्या है कि विश्व की जो टॉप ध्वनियों की भाषा जिसके अंतर्गत शामिल है उसमें से एक है। ध्वनियों की दृष्टि से हिंदी विश्व की समृद्ध भाषाओं में से एक है। यानी भाषा की अगर समृद्ध भाषाओं में ध्वनि की दृष्टि से विचार करें तो हिंदी उसके अंतर्गत है, समृद्ध में एक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और विश्व की सभी प्रचलित भाषाओं की ध्वनियां हिंदी में समाहित है। दूसरा पॉइंट यह है, विश्व की सभी प्रचलित भाषाओं की ध्वनियां हिंदी में समाहित है। यानी कि विश्व की जो भी लोक प्रचलित भाषा है उन भाषाओं में जो ध्वनियां है वो सब की सब हिंदी में मिलती है। तो ध्वनि की दृष्टि से अगर बात करें तो हिंदी विश्व की टॉप समृद्ध भाषाओं में से, क्योंकि इसमें ध्वनियों की संख्या कितनी है? 59 ध्वनियां है। और विश्व की जितने भी प्रचलित मुख्य भाषाएं हैं उनकी लगभग ध्वनियां क्या है कि अपने हिंदी के अंतर्गत मिल जाती है। तो एक शब्द में अगर कह सकते हैं कि ध्वनि की दृष्टि से जो हिंदी है एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दो बातें निकल के आई। ध्वनि की अगर बात करते हैं, ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत तीन बातें अपने पास निकली। 59 ध्वनियां है और हिंदी ध्वनि की दृष्टि से विश्व की समृद्ध भाषाओं में एक है। विश्व की जो समृद्ध भाषा है उसमें से हिंदी एक है ध्वनि की दृष्टि से अगर विचार करें तो। और विश्व की सभी प्रचलित भाषाओं की, सभी जो प्रचलित भाषा है
उनकी सभी जो ध्वनियां है वो हिंदी के अंतर्गत समाहित है। ये तीसरी बात इंपॉर्टेंट निकल के आई। तो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत बात करें तो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत 3 बात निकली, इसमें 59 ध्वनियां हैं, और विश्व ध्वनियों की दृष्टि से विश्व की हिंदी समृद्ध भाषा है, और विश्व की सभी भाषाओं में जो प्रचलित भाषाएं हैं उनकी ध्वनियां लगभग हिंदी के अंतर्गत मिल जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इसको ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग स्थापित किए जा सकते हैं। ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग। अगर हिंदी भाषा को ध्वनि की दृष्टि से विचार करें तो इसके अंतर्गत अपने पास कितने वर्ग बनते हैं? 3 वर्ग बनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो 3 वर्ग कौन कौन से बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग बनते हैं मूल में, और उनको पूरे व्यवहारिक तरीके से बात आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन है और ये 100% याद होना ही चाहिए। तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप ये मान के चलो कि भी जिस तरीके से अपन जिस हिंदी के अध्ययन को विषय लेकर आए हैं, आपको हर किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ये रामबाण साबित होगा, ये मेरा आपसे दावा है। तो इसी श्रृंखला में बात करते हैं कि ध्वनि की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितने वर्ग है? 3 रूप है। मूल रूप से कितने वर्ग है? मूल रूप से ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग बनते हैं। तो ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग कौन कौन से बनते हैं? अब अपने पास ध्वनियां कितनी थी? 59 थी। इन 59 की अगर वर्ग बांटे, अलग अलग इसके अंतर्गत इस ध्वनियों को बांटे तो इसके 3 पार्ट निकलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 3 कौन कौन से निकलते हैं? एक तो है स्वर ध्वनियां। स्वर ध्वनियां अगर इन 59 यानी 59 ध्वनियों को अगर 3 भागों में बांटे, यानी इसकी ध्वनि की दृष्टि से 3 वर्ग बना सकते हैं। और अगर 3 भागों में बांटे तो पहली अपने पास निकलती है स्वर ध्वनियां, दूसरी निकलती है व्यंजन ध्वनियां। व्यंजन ध्वनियां, और तीसरा अपने पास वर्ग बनता है अयोगवाह। अयोगवाह ध्वनियां। तो ये नाम तो अगर हिंदी भाषा को अगर मूल से समझना है तो इन सब को तो आपको 100% याद करना ही पड़ेगा। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत मूल रूप से ध्वनि की दृष्टि से कितने भाग किए जा सकते हैं? स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां और अयोगवाह ध्वनियां। इन 59 ध्वनियों को 3 भागों में अंतर्गत अपने बांट सकते हैं। अब फिर इसके अंतर्गत बात करते हैं कि स्वर ध्वनियां क्या है। कि स्वर ध्वनियां क्या है? स्वर ध्वनियों की बात करते हैं कि स्वर ध्वनियां क्या है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से। अब स्वर ध्वनियों की विशेषता क्या बनती है? उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से, यानी कि स्वर ध्वनियों का उच्चारण है उसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इनका उच्चारण क्या है? स्वतंत्र। तो बात क्या निकली? स्वतंत्र उच्चारण। स्वतंत्र उच्चारण यानी स्वर ध्वनियां क्या है? यानी वो ध्वनियां हिंदी के अंतर्गत शामिल है जिनके उच्चारण में किसी और ध्वनि की सहायता नहीं पड़ती है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर ध्वनियां कहलाती है। यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अपने आप उसका उच्चारण हो जाता है, अपने आप में पूर्ण उच्चारण है। जैसे ए आ ई ये सब क्या है? स्वर है, और ये स्वतंत्र ध्वनि है, ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और इनकी संख्या कितनी है? अब स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? संख्या इसकी कई जगह 11 मानी जाती है और कुछ जगह 12 मानी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कुछ जगह कुछ विद्वान इसको 11 भी मानते हैं और कुछ विद्वान इनकी संख्या 12 भी मानते हैं। तो इसके अंतर्गत अपन 3 भाग किए थे। स्वर ध्वनियां, स्वर और संख्या कितनी होगी? 11 और 12। कुछ विद्वान 11 मानते हैं, कुछ 12 मानते हैं। तो 59 ध्वनियों को 3 भागों में अगर बांट रहे हैं तो इसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ध्वनियां है,
और इसके अंतर्गत स्वर क्या है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण संभव है, वो क्या है, स्वर है। तो स्वर ध्वनियों की विशेषता क्या है, एक तो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और अपने आप में स्वतंत्र उच्चारण होता है, और इनकी संख्या कितनी है अपने पास, 11, और 11 भी मानते हैं और 12 भी मानते हैं। अब अगर बात करते हैं व्यंजन ध्वनियां, यानी कि व्यंजन ध्वनियां क्या है, उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब व्यंजन ध्वनियों के बारे में अगर बात करें तो क्या है, इसके अंतर्गत क्या शामिल हो जाएगा, उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कै स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, कै के साथ हमें ए जोड़ना पड़ेगा, यानी जिसका उच्चारण अपन स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, कै और कै प्लस ए जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, कै हो जाता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिनका अपन स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, जिन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, वो क्या है, व्यंजन है। सबसे पहले व्यंजन की क्या विशेषता बनी, अगर बात करें तो व्यंजन की विशेषता क्या हुई कि उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होता। दूसरी विशेषता क्या बन जाएगी, स्वर के बिना, अगर यहां अपन स्वर नहीं लेते हैं और ये, तो ये व्यंजन क्या है, अधूरा है। तो स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होता। अगर स्वरों को शामिल न करे तो व्यंजन अपने आप में अधूरा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तीसरी व्यंजन की विशेषता क्या बनती है, अपने को विशेषता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं बारीकी से। भाई व्यंजन की विशेषता क्या बनती है, उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते हैं, और व्यंजन के बाद स्वर आते हैं। कै, ए की ध्वनि कब आती है, बाद आती है, पहले कै और बाद में ए की ध्वनि आती है, तो क्या है, व्यंजन के बाद स्वर की ध्वनि आती है, व्यंजन के बाद स्वर की ध्वनि। अब कोई पूछे कि व्यंजन क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि उच्चारण के लिए वो ध्वनि जिसमें उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन हो गया। वो ध्वनि जो स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते हैं, तो ये भी व्यंजन हो गया। और व्यंजन के बाद स्वर की ध्वनि होती है, तो ये क्या हो गया, व्यंजन की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल हो गए। तीन आगे बात, उच्चारण के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते, अधूरे होते हैं, और व्यंजन के बाद स्वर की ध्वनि आती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है इनकी, 45 मानी जाती है। तो व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी मानी जाती है, 45 मानी जाती है, संख्या 45। विशेषता क्या बनी कि पहले व्यंजन आता है और फिर उसके बाद स्वर की ध्वनि उसमें जुड़ी होती है, यानी बगैर स्वर के सहायता के इसको बोल नहीं सकते, पहली विशेषता ये ध्यान रखना है। दूसरी विशेषता यह है कि अगर स्वर को ना मिलाया जाए तो व्यंजन अधूरा है, व्यंजन पूर्ण नहीं होता है। और जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर से पहले आएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, और व्यंजन के बाद हमेशा स्वर आएगा। ध्वनि है वो व्यंजन की पहले आएगी और उसके बाद स्वर की ध्वनि आएगी, और संख्या कितनी है, 45 है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब ये दो बातें क्लियर हो गई। अब अपने पास आता है अयोगवाह ध्वनि, ये क्या है, अयोगवाह ध्वनियों की अगर बात करते हैं तो ये न स्वर है न व्यंजन है। ये ऐसी ध्वनियां है कि ना इसको स्वर में शामिल कर सकते हैं और न ये व्यंजन है, न स्वर है न व्यंजन है। ये क्या है, न स्वर है न व्यंजन है। अयोगवाह वो ध्वनियां है जो न स्वर में शामिल है और न व्यंजन में शामिल है। अब इसको स्वर क्यों नहीं कह सकते, स्वर इसलिए नहीं कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है। स्वर की विशेषता क्या है कि स्वर की गति स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र भी नहीं है। स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, स्वर इसलिए नहीं है, स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, यानी ऐसी ध्वनियां
तो न स्वर है न व्यंजन है, अयोगवा है। स्वर क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है? स्वर इसलिए नहीं है कि ये स्वतंत्र नहीं, गति नहीं है, इनको स्वतंत्र तरीके स्वर की तरह नहीं बोल सकते, ये स्वतंत्र है ही नहीं, उनको तो साथ में व्यंजन और मिलाना पड़ेगा तब इनको बोल सकते हैं। तो ये स्वर भी नहीं है न व्यंजन है। स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये ध्वनि स्वरों के बाद आती है। व्यंजन तो वो होता है कि जिसमें ध्वनि व्यंजन पहले आता है और फिर उसके बाद में स्वर की ध्वनि होती है, वो व्यंजन होता है। परंतु व्यंजन इसलिए नहीं है कि यह ध्वनि स्वरों के बाद आती है, और ये अयोगवा है, ये ध्वनि स्वरों के बाद आती है, पहले नहीं आती। व्यंजन इसलिए नहीं है, व्यंजन इसलिए नहीं है इनकी ध्वनि स्वरों के बाद आती है, स्वरों के बाद आती है। स्वर इसलिए नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते, इनको अपना स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते। व्यंजन इसलिए नहीं है कि व्यंजन में पहले व्यंजन आता है और फिर स्वर आता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है, उसमें पहले स्वर आएगा। इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? पहले स्वर और उसके बाद में अयोग वहां आएगा, ऐसा उच्चारण है। तो ये व्यंजन की श्रेणी में भी नहीं आ सकता। तो स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी स्वतंत्र गति नहीं है, और व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये ध्वनियां स्वर के बाद आती है। इनकी संख्या 3 है। अयोग वहां की संख्या कितनी है? 3 है। संख्या इनकी 3 है। तो इसकी संख्या कितनी है अयोग वहां की? अयोग वहां संख्या कितनी है इनकी? 3 है। तो ये अपने पास 59 जो ध्वनियां है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके अंतर्गत ये सब स्वर कौन कौन से हैं, उनका विभाजन कैसे है, वो सब बात की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ इंट्रोडक्शन और उसकी मुख्य बातों को अपन शामिल कर रहे हैं कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, किस किस को पढ़ना है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हिंदी व्याकरण में अपन क्या पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के अध्ययन में अपन क्या पढ़ेंगे। हमारा जो अध्ययन का विषय वो ये है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अपन क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा के अंतर्गत अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ध्वनि व्यवस्था। और ध्वनि व्यवस्था का ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत अपन इन को पढ़ेंगे, स्वरों को पढ़ेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे, फिर कौन से स्वर कितने हैं, स्वर 11 कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, अयोग वाह 3 कौन कौन से हैं। तो अयोग वाह की अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं, अयोग वाह की संख्या 3 ही है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं है। तो इसके अंतर्गत अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग 3 हो जाते हैं। एक अनुस्वार, अनुस्वार जिसका चिन्ह ये होता है, और दूसरा हो जाएगा अनुनासिक जिसका चिन्ह चंद्र बिंदु हो जाता है, और तीसरा है विसर्ग, किसी भी ध्वनि के ये पीछे लगते हैं। तो यही बात आई थी कि इनकी विशेषता ये न स्वर है क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या है कि व्यंजन तो स्वर से पहले आता है, परंतु ये स्वर के बाद लगती है, लास्ट में ये ध्वनि आती है। अनुस्वार भी पीछे लगता है, अनुनासिक की ध्वनि भी लास्ट में आती है, और विसर्ग की ध्वनि भी लास्ट में निकालनी पड़ती है, यानी स्वर के बाद की ध्वनि है ये। इसलिए ये न स्वर है न व्यंजन है, ये अयोग वाह है। और इनकी संख्या कितनी है? 3 है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये अपने जो थी वो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत बात कर रहे थे, ये ध्वनि व्यवस्था हो गई। अब इसको अगर व्याकरण में लेते हैं, ये तो सिर्फ ध्वनि व्यवस्था है, अगर इन ध्वनि व्यवस्था को, इसको व्याकरण में वर्ण कहते हैं। ध्वनि व्यवस्था को अगर व्याकरण की भाषा में बोले तो इनको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ध्वनि व्यवस्था को व्याकरण की भाषा में क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना। अब व्याकरण की भाषा में अगर ध्वनि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। ध्वनि व्याकरण में वर्ण कहलाती है। वर्ण अगर भाषा के रूप में इसको सीधा पढ़े तो ये ध्वनियां है, और ये जब व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण क्या है? ध्वनियां व्याकरण में वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियां है वही व्याकरण में वर्ण कहलाती है। ध्वनियां व्याकरण में वर्ण कहलाती है। ये ध्वनियां है वो व्याकरण में आकर के क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और वर्ण की परिभाषा क्या है कि ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है।
और इसको क्या है, विभाजित नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या है, ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। यानी इससे छोटा किया ही नहीं जा सकता, यह सबसे छोटा रूप है ध्वनि का। तो वर्ण क्या है, ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी जो ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत जिसको अपन ध्वनिया कहते हैं, वही व्याकरण के अंतर्गत आके क्या बन जाते हैं, वर्ण बन जाते हैं। और वर्ण क्या है, ध्वनि के लघुत्तम रूप होता है और उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब अक्षर किसे कहते हैं, वर्णों के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं। और यही जब लिखित रूप में आते हैं तो अक्षर बन जाते हैं। तो अक्षर किसे कहते हैं, अगर अक्षर की बात करें, अगर वर्णों को, लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं। वर्ण के लिखित रूप में, लिपि के लिखित रूप को लिपि चिन्ह को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं। जो ध्वनियां है उनको अगर लिखित रूप में लेकर के आते हैं और उनकी जगह एक विशेष अक्षर जिनके लिए चिन्ह बनाए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। वर्णों के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और वर्णों के कितने प्रकार है, जो ध्वनि के प्रकार है वही प्रकार है, बस थोड़ा सा इसके अंतर्गत एक हटा दिया गया है। वर्णों के प्रकार, वर्णों के प्रकार, उसके अंतर्गत अपने ध्वनियों को 3 भागों में बांटा था, इसमें वर्णों के 4 भाग इन्होंने किए हैं। जो हमने किया था अयोगवाह, अयोगवाह के अंतर्गत अपन ने क्या 3 लिए थे, एक तो अपन ने अनुस्वार लिया था, एक अनुनासिक लिया था और एक विसर्ग लिया था। इसमें क्या है कि जो 2 ही लिए गए हैं और उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो वर्णों के 4 प्रकार है, वर्णों के प्रकार 4 कौन कौन से, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा हो जाएगा अनुस्वार और चौथा हो जाएगा विसर्ग। अनुनासिक को इसमें नहीं माना गया है। अनुनासिक जो ध्वनि है उसको उन्होंने अनुस्वार के अंतर्गत ही सम्मिलित कर लिया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। व्याकरणिक व्यवस्था में ऐसा कर लिया गया है, ध्वनि की व्यवस्था में वो तीनों अलग अलग है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि वर्णों के कितने प्रकार है, 4 प्रकार है, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है और विसर्ग है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ध्वनि व्यवस्था क्या है, तो ये अगर दोबारा इस चीज के रिवीजन करें तो भाषा के अध्ययन के 4 स्तर है। ध्वनि व्यवस्था है, शब्द व्यवस्था है, व्याकरणिक संरचना है और लिपि और वर्तनी है। ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत 59 ध्वनियां स्वीकार की गई है और ध्वनि के दृष्टिकोण से हिंदी विश्व की टॉप भाषाओं में से एक है और विश्व की सभी भाषाओं की ध्वनियां हिंदी में समाहित है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ध्वनि को अपने मूल रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, स्वर ध्वनियां, व्यंजन ध्वनियां और अयोगवाह ध्वनियां। स्वर ध्वनियां किसे कहते हैं, इसकी विशेषता क्या हुई, उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से कर सकते हैं। इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है और उसकी संख्या 11 और 12 मानी गई है। व्यंजन ध्वनियां किसे कहते हैं, उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। हमें उच्चारण स्वर का अगर उच्चारण करना, व्यंजन का उच्चारण करना है तो स्वर की आवश्यकता पड़ेगी और स्वर के बिना व्यंजन पूर्ण नहीं होते, अधूरे होते हैं। और व्यंजन के बाद स्वर की ध्वनि होती है। ये 3 विशेषता हुई और संख्या कितनी है, 45 है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अयोगवाह ध्वनियां कौन सी है, न स्वर है न व्यंजन है। स्वर इसलिए नहीं है कि इनकी गति स्वतंत्र नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। व्यंजन इसलिए नहीं है कि ये ध्वनियां स्वरों के बाद आती है। स्वरों से जो पहले ध्वनि आती है वो तो व्यंजन है और ये स्वरों के बाद आती है, इसलिए ना ये स्वर है, ये ना ये व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी है, 3 है, अनुनासिक, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनियों को ही व्याकरण में वर्ण कहते हैं। अगर यही ध्वनियां व्याकरण के अंतर्गत सम्मिलित कर ली जाती है तो ये वर्ण कहलाते हैं और ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। वर्ण के लिखित रूप को, लिपि चिन्हों को अक्षर कहते हैं और वर्ण के 4 प्रकार है, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ये अपने को ध्यान में रख, ये मूल है। इनको अपने को मुख्य बातों को अपने को ध्यान में रखना ही पड़ेगा।
ये क्या है कि अब इसको व्यवहार में अगर इसको गहराई में अध्ययन करेंगे तो स्वर कौन से है 11, 11 को कितने भागों में बांटा जा सकता है, इनका भी अलग अलग डिवाइडेशन है। और व्यंजन कितने हैं 45 है, इनका भी अलग अलग डिवाइडेशन है। और अयोग भाग की संख्या वही रहेगी 3, इनका अलग अलग डिवाइडेशन नहीं है। तो जब इनको विस्तृत रूप में पढ़ेंगे वो अलग बात है, परंतु अब इनका पूरा पूरा अपने पास एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो अपना तैयार हो जाता है कि अपने को हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, ध्वनियां पढ़नी है, और ध्वनियों का पूरा का पूरा वर्णन अपन ने सम्मिलित कर लिया है। ध्वनियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। अब दूसरा है शब्द व्यवस्था, हिंदी की शब्द व्यवस्था। तो हिंदी की जो ध्वनि व्यवस्था है उसके बारे में मुख्य जो बातें थी जो हर हाल में याद रखनी है वो अपन शामिल कर चुके हैं, और मूल में तो धीरे धीरे जाएंगे, उसको धीरे धीरे पूर्णतः ग्रहण करेंगे भी स्वर क्या है, व्यंजन कितने हैं, किस किस भागों में उनका विभाजित किया जा सकता है। और ध्वनि व्यवस्था के बाद में 4 व्यवस्था बताई थी, किसी भी भाषा को समझने के 4 स्तर है। ध्वनि व्यवस्था को अपन ने समझ लिया। अब दूसरा है हिंदी की शब्द व्यवस्था। हिंदी की शब्द व्यवस्था या अपन कह सकते हैं या शब्द संपदा, किसी भी भाषा के जो शब्द है वो उसकी संपदा है, धरोहर है वो उसकी। तो हिंदी के जो शब्द है व्यवस्था किस प्रकार से है, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण हुआ है, शब्द व्यवस्था क्या है, तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने को समझना है शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो। तो शब्द का अर्थ सेंस होना चाहिए। शब्द का मतलब क्या हुआ कि ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होना चाहिए, वही क्या है, शब्द है। शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं। अगर परिभाषा के रूप में ले तो शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जिसका कोई विशेष अर्थ हो। यानी शब्द क्या है, ध्वनियों को समूह कर ले। समूह का मतलब हो गया इकट्ठे इकट्ठे, ध्वनियों के समूह को जोड़ लेते हैं, तो उस समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो। तो शब्द क्या हुआ कि ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका कोई सेंस निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यानी कि ध्वनियों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो वो क्या है, शब्द है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और शब्दों की विशेषता क्या होती है, और किसी भी भाषा की विशेषता क्या होती है कि विकसित और प्रगतिशील भाषा में शब्द जुड़ते जाते हैं। शब्दों की ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी भाषा प्रगतिशील वही है और विकसित भाषा वही है जो हर प्रकार के शब्दों को अपने अंदर समाहित कर ले। तो विकसित और प्रगतिशील भाषा में शब्द जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं। विकसित और प्रगतिशील भाषा में शब्द जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो शब्द के बारे में अगर बात करें तो शब्द क्या है, तो हिंदी की शब्द व्यवस्था या शब्द संपदा क्या है। और ध्वनि, शब्द ध्वनियों के समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, वही शब्द है। अगर जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं है। चाहे वो ध्वनियां पास पास आ जाए, परंतु अगर उस ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले तो वो शब्द नहीं है। अर्थ भी निकलना चाहिए और ध्वनियों का समूह भी होना चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। 2 विशेषता बन के आती है शब्द की, अर्थ भी हो और ध्वनि का समूह भी हो। यानी दोनों कंडीशन अगर पूरी होती है, अर्थ भी निकलता है और ध्वनियों का समूह भी होता है, तो वो शब्द है। अगर ध्वनियों का समूह है, अर्थ नहीं निकलता, तो वो शब्द नहीं है। तो शब्द क्या है, शब्द ध्वनियों के समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ निकलता हो। और भाषा की विशेषता क्या होती है, विकसित और प्रगतिशील। हिंदी एक विकसित और प्रगतिशील भाषा है, और इसकी विशेषता क्या होती है कि भाषा में शब्द जुड़ते जाते हैं। वो दूसरे प्रकार के शब्दों को भी अपने अंदर समाहित करती जाती है। तो मूल रूप से जो हिंदी है वो संस्कृत भाषा की ही उत्तराधिकारिणी है। तो इस दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितने प्रकार के शब्द है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब है कहां से शब्द आए।
यानी मूल क्या है, कहां से निकलकर शब्द आए। तो स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार कैसा है, तो स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार हिंदी का अगर बात करते हैं, सबसे पहला स्रोत की दृष्टि से हिंदी का शब्द भंडार यानी कि कहां से आए, हिंदी के अंतर्गत शब्द कहां से आए, स्रोत क्या है, उनका मूल क्या है, कहां से अपने पास हिंदी में शब्द आए। इस दृष्टि से अलग अलग दृष्टि से शब्दों का विभाजन होगा, शब्द है वो क्या है कि अलग अलग दृष्टि से उनका प्रकार बनेगा। तो सबसे पहला है कि स्रोत यानी पैदा कहां से हुए है, या फिर हमने हिंदी भाषा में शब्दों को पढ़ने कैसे ग्रहण किया, तो वो क्या है कि क्या कहलाता है, स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार कहलाता है। अगर इसको कहें स्रोत को अगर परिभाषा के रूप में ले, तो विभिन्न शब्द भाषा के किस प्रक्रिया में शामिल हुए, विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए। स्रोत का मतलब क्या हुआ, विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल हुए। यानी कि विभिन्न जो शब्द है, जो हिंदी भाषा में जो अलग अलग प्रकार के शब्द है, उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई और फिर वो हिंदी भाषा के अंतर्गत सम्मिलित हो गए। तो स्रोत का मतलब क्या हुआ, विभिन्न शब्द भाषा में किस प्रक्रिया से शामिल, जो शब्द है अलग अलग प्रकार के, वो भाषा में किस प्रक्रिया से आए, किस तरीके से आए, वो क्या कहलाता है, स्रोत की दृष्टि से शब्दों का वो विभाजन हो जाएगा। तो हिंदी में शब्द जो स्रोत की दृष्टि से शब्द भंडार है वो 5 प्रकार का है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज, और 5वां है संकर। तो अगर भाषा स्रोत की दृष्टि से यानी किस प्रक्रिया से हिंदी में शब्द शामिल हुए, इस दृष्टि से अगर देखें तो हिंदी में 5 प्रकार के शब्द है। एक है तत्सम, एक है तद्भव, एक देशज, विदेशज और संकर। ये 5 अपने को नाम याद रखने हैं। किस दृष्टि से याद रखने हैं, स्रोत की दृष्टि से। अब तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है और संकर क्या है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, और वो भी इंट्रोडक्शन, उसके बारे में गहराई से ना लेकर के अपने पास हिंदी की शब्द व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। अपना इस क्लास का लक्ष्य ये बताना है कि ध्वनि व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है, ये अपना बताने का लक्ष्य था, कितनी ध्वनियां शामिल है। इसी तरीके से शब्द व्यवस्था के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया जा सकता है, तो सबसे पहले अपने लिया है स्रोत के आधार पर, यानी स्रोत का मतलब वो मूल कहां से आए। तो तत्सम शब्द क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है और संकर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और शब्द किसे कहते हैं, ध्वनि के सार्थक समूह को कहते हैं, जिसका कोई अर्थ भी हो और ध्वनियों का समूह भी हो, वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। और वही भाषा प्रगतिशील और विकसित है जो अलग अलग भाषा और बोलियों के शब्द अपने में समाहित कर लेती है, ये उसकी विशेषता होती है। तो अब अगर बात करते हैं 5 प्रकार के जो शब्द समूह है स्रोत की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से उनका शब्दों का वर्गीकरण है। तो स्रोत की दृष्टि में 5 प्रकार के शब्द है। तो स्रोत की दृष्टि से सबसे पहला अपने पास कौन सा है, तत्सम। तत्सम स्रोत की दृष्टि से स्रोत की दृष्टि से 5 प्रकार के शब्द हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब तत्सम क्या है, तत्सम की अगर बात करते हैं तो तत्सम क्या है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। तत् इसका अगर तत्सम शब्द की बात करें, तद मतलब उसके प्लस सम, सम का मतलब समान। मूल हिंदी की क्या है, मूल हिंदी की संस्कृत है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तद उसके। तद शब्द यहां किसके लिए है, संस्कृत के लिए है, यानी उस संस्कृत के समान शब्द। उसका मतलब क्या हो गया, उस संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द है वैसे के वैसे हिंदी ने ग्रहण कर लिए। अगर साधारण भाषा में कहे तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम कहलाएंगे। तत् मतलब, तद मतलब किसके लिए है, संस्कृत के लिए। सम मतलब समान,
उस संस्कृत के समान शब्द वो क्या है, तत्सम है। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द के समान है। अगर दूसरे भाषा में इसको कहें तो वे शब्द जो संस्कृत के समान है, तो तत्सम कौन से हुए, वे शब्द जो संस्कृत के समान है। पहली बात तो ये होगी। और संस्कृत से लिए गए ठीक उसी रूप में है जैसे वो संस्कृत में मिलते, यानी इसका रूप नहीं बदला। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, संस्कृत से लिए गए ठीक उसी रूप में है जैसे वो संस्कृत में थे, संस्कृत में थे। ये क्या है कि संस्कृत से लिए गए ठीक उसी रूप में है जैसे वो संस्कृत में मिलते थे, या संस्कृत में थे या मिलते थे, संस्कृत में मिलते थे। जैसे संस्कृत में मिलते थे ठीक वैसा का वैसा उठा करके हिंदी में रख दिए गए। यानी कि वे शब्द जो जैसे संस्कृत में मिलते थे और वैसे का वैसा उठा करके लाके उनको हिंदी में भी शामिल कर लिया गया, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। और अगर सरल भाषा में एक शब्द में कहे तो सीधा संस्कृत से ग्रहण किए गए शब्द क्या है, तत्सम है। और इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे बहुत से 70% शब्द यही है, ये अपने को ध्यान में रखना है। 70% हिंदी में तत्सम शब्द ही है। तत्सम और तद्भव मिला के 70% यही हो जाते हैं। तद्भव भी क्या है, थोड़ा रूप बदल जाता है। तद्भव में है वो संस्कृत के शब्द, उसका रूप हिंदी में बदल गया, वो तद्भव है। तो 70% तत्सम शब्द ही है हिंदी के अंतर्गत, संस्कृत से ही लिए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और बहुत कुछ तो वैसे के वैसे ग्रहण कर लिए और कुछ रूप बदल के ग्रहण कर लिए, जैसे जल है, मंत्री है, अंग है, अंतर्भूत है, बहिर्गमन है। जैसे उदाहरण के तौर पर जल संस्कृत का शब्द है, मंत्री भी संस्कृत का शब्द है, अंग भी संस्कृत का शब्द है। ये सब तो हिंदी में वैसे के वैसे प्रचलित भी है और ये सरल भी है। कुछ जैसे अहिर्भूत, अंतर्भूत, जैसे कुछ शब्द है अंतर्भूत, ये हार्ड शब्द है और ये भी हिंदी के अंतर्गत विद्यमान है। अंतर्भूत, बहिर्गमन, 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 ये क्या है कि संस्कृत के शब्द है और हिंदी में ये प्रचलित में है। ये अपने पास कौन से हो गए, तत्सम शब्द हो गए। तत्सम शब्द की अगर बात करें तो तद उसके और सम समान, यानी संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द वो जैसो वैसे के वैसे हैं, उस संस्कृत के समान वे शब्द जो संस्कृत के समान है, यानी संस्कृत से लिए गए ठीक उसी रूप में जैसे वो संस्कृत में मिलते थे। उदाहरण के तौर पर जल, मंत्री, अंग, अंतर्भूत और बहिर्गमन से बहुत से शब्द है। तो ये हो गए तत्सम, संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द। अब दूसरा इसमें हो जाएगा तद्भव शब्द। स्रोत की दृष्टि से दूसरा कौन सा है, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो अगर इसको दो भागों में, तद उससे प्लस भव निर्मित, भव का निर्मित मतलब निर्मित, उससे निर्मित यानी उस संस्कृत से निर्मित, ये अपने को ध्यान में रखना है। वे शब्द जो संस्कृत के समान तो नहीं है, तद्भव यानी उससे निर्मित। तद शब्द किसके लिए है, संस्कृत से। तद उससे, भव मतलब निर्मित, तो संस्कृत से निर्मित शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के समान तो नहीं है पर संस्कृत से ही निर्मित है, समान नहीं है, तो इसका अंतर्गत क्या, तद्भव क्या है, वे शब्द जो संस्कृत के समान तो नहीं है, समान तो तत्सम है, समान तो नहीं है पर उसी से निर्मित है, पर संस्कृत से ही निर्मित है, नहीं है पर संस्कृत से ही निर्मित है, वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो संस्कृत के जो शब्द समय के साथ कुछ परिवर्तक होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत के वो शब्द, अगर इसको सीधी भाषा में कहे तो संस्कृत के जो शब्द
समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित, समय के साथ उनका रूप बदल गया, परिवर्तित, समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में, यानी वे संस्कृत के वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तद्भव क्या है? तद मतलब उसके, भव मतलब निर्मित, संस्कृत से निर्मित वे शब्द जो संस्कृत के समान तो नहीं है परंतु संस्कृत से निर्मित है, और संस्कृत के जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं। अब जब तद्भव शब्द हम हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं तो उससे अपने को हिंदीपन महसूस होता है, परंतु जब अपन वो शब्द पढ़ते हैं तत्सम तो हमें संस्कृत का आभास होता है। तो तद्भव शब्द से क्या होता है? तद्भव शब्द हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं। एक इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? तद्भव शब्द हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं, पूर्णतः धारण करते हैं। जो तत्सम शब्द है वो हिंदीपन के द्योतक है, यानी तद्भव शब्द है वो हिंदीपन को पूर्णतः धारण करते हैं। और तद्भव शब्द सरलीकरण को भी दर्शाते हैं। जो तद्भव शब्द है वो, तद्भव शब्द भाषा के सरलीकरण को दर्शाते हैं। इसकी ये विशेषता हो जाएगी। ये सब विशेषता है कि तद्भव शब्दों की विशेषता अगर लिखनी आ जाए तो अपन बता सकते हैं कि वो संस्कृत के समान तो नहीं है, रूप बदल गया, संस्कृत से आए और समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आ गई। तद्भव शब्द हिंदी को पूर्णतः धारण करते हैं, तद्भव शब्द शब्दिक सरलीकरण को दर्शाते हैं। और जैसे क्या हो जाएगा, और उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे इसके अंतर्गत अपने पास उच्च से क्या हो गया? ऊंचा हो गया। जैसे संस्कृत शब्द क्या है? उच्च, उच्च से हिंदी में क्या हो गया? ऊंचा हो गया। जैसे संस्कृत शब्द है क्षीर और हिंदी में क्या हो गया? खीर। जैसे संस्कृत शब्द है ओष्ठ और हिंदी में क्या हो गया? ओठ। तो इस प्रकार से वो शब्द क्या है कि अपना रूप संस्कृत से ही बदल रहे हैं। तो अब मुख्य रूप से अपन ने इसके अंतर्गत हिंदी जो शब्द व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या पढ़ा कि शब्द क्या है? शब्द ध्वनियों के उस समूह को कहते हैं जिसका कोई विशेष अर्थ होता है। और विकसित और प्रगतिशील भाषा में शब्द जुड़ते चले जाते हैं, वो शामिल होते चले जाते हैं। अपन स्रोत की दृष्टि से सिर्फ शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं। स्रोत का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न भाषाओं से शब्द किस प्रक्रिया में अपने हिंदी भाषा में आए, कौन से रूप में अपने हिंदी भाषा में आए। तो इसके अंतर्गत 5 शब्द बनते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज और संकर। तो तत्सम की अगर बात करते हैं, तद मतलब उसके, सम मतलब समान, उस संस्कृत के समान जो शब्द है, यानी संस्कृत से जो शब्द लिए और उसी रूप से हिंदी में ग्रहण कर लिए, वो तद्भव है। अब दूसरा है तद्भव। तद्भव क्या है? उस, तद मतलब उस से, भव मतलब निर्मित, यानी उससे निर्मित, संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं उस जैसे तो नहीं है परंतु बने उसी से है। तो वो शब्द जो समय के साथ परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में आ गए हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द हिंदीपन को दर्शाते हैं और तद्भव शब्द सरलीकरण को भी दर्शाते हैं भाषा के। और ऊंचा से उच्च बन गया, ओष्ठ से होठ बन गया, क्षीर से खीर बन गया। इस प्रकार से ये शब्द है। अगला जो क्लास रहेगी अपनी उसके अंतर्गत देशज, विदेशज और संकर शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण की अपने को 3 क्लास रेगुलर लेनी है। ये पहली क्लास है व्याकरण की। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।